नमस्कार सभी दर्शकों को, आपके साथ हूं मैं पीयूष प्रियदर्शी और बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे धमाकेदार कवरेज लेकर मैं पीयूष प्रियदर्शी आप सबके बीच हाजिर हूं। आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस फेसबुक लाइव, जहां आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक प्रखर प्रत्याशी या वक्ता जो रखेंगे अपनी मत और बात हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक। और इसी सिलसिले में हमारे आज के मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एक्सेल कर्व डिजिटल मार्केटिंग ऐप। और इसी के साथ इसी सिलसिले में चूंकि बिहार में चुनावी बिगुल बस बच चुका है, और इसी के साथ जैसे मैंने कहा हमारे आज के शो के मेहमान ऋतुराज कुमार जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस पूरे लाइव सेशन में। धन्यवाद पीयूष जी। बता दें आपको कि ऋतुराज कुमार जी इस बार कैंडिडेट है पटना ग्रेजुएट्स कंस्टिट्यूएंसी के। जानेंगे इनसे तमाम बातचीत और जरिया होगा आप तक पहुंचने का भी हमारे इस पूरे फेसबुक लाइव के थ्रू। अगर कोई सवाल इस पूरे लाइव सेशन में अगर आप तक है या आप अपने सवाल को हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही रहेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, पेशे से वकील है, तो राजनीति में कहां से दिलचस्पी आई और कैसे सोचा कि चुनाव लड़ना इस बार? देखिए, हमारा जो पूरा पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, तो मेरे बाबा भी शिक्षकों के नेता हैं, लगातार शिक्षकों के लिए आज भी 96 वर्ष की उम्र में भी संघर्ष करते रहे हैं। पिताजी भी हमारे सांसद रहे हैं, विधान पार्षद भी रहे हैं। तो राजनीति से रुचि तो एक स्वाभाविक था, घर में वैसा माहौल था। मगर जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे पिताजी जब पहली बार सांसद बने तो मैं दिल्ली हम लोग चले गए थे। वहाँ स्कूल में एडमिशन हुआ, 8वीं कक्षा में गया था। तो जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ आप समझिए कि इंडिया का मतलब टॉप 10 स्कूल्स में से है। आईएएस अफसरों के बच्चों के लिए वो एक तरीके से समझिए एक्सक्लूसिव स्कूल है आईएएस आईपीएस अफसर के बच्चों के लिए। उन्हीं की जो वाइफ होती हैं वही स्कूल का पूरा मैनेजमेंट देखती हैं, जो भी कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं भारत सरकार में, संस्कृति स्कूल। तो वहाँ आप कहीं भी नए स्कूल में आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जनरली एक सिंपल सा सवाल होता है सबसे पहले कि कहाँ से आप आए हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो मेरे से भी सवाल पूछा गया था, वेयर यू फ्रॉम, तो मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम जहानाबाद। तो जहानाबाद सुनते लोगों को समझ में नहीं आया, तो हमने बताया कि भाई पटना से हैं। तो फिर आगे पूछा कि व्हाट डज योर फादर डू, तो मैंने कहा ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब भाई दिल्ली जैसे प्रबुद्ध जगह में से प्रबुद्ध स्कूल में हमने सोचा कि भाई लोगों को इतनी सिविक्स तो पता ही होगी कि सांसद क्या होता है। तो उसमें से एक उत्तर आया कि भाई ओके इज मेंबर ऑफ सम क्लब, बट व्हाट डज ही एक्चुअली डू, एक्चुअली क्या करते हैं। ठीक है, एक क्लब के मेंबर हैं। हमने कहा कि भाई वो पॉलिटिशियन है, राजनेता हैं। तो एक घृणा का भाव जो होता है वो स्पष्ट सबके चेहरे पे दिखता था, और हम भी उसी बिरादरी में से कहीं ना कहीं थे कि राजनीति से हमें भी एक घृणा का भाव था। मगर धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते गए, कॉलेज में गए, आगे पढ़ाई की, और मैंने पुणे में पढ़ाई की लॉ की। तो वहाँ वो दौर था जब मनसे का कार्यक्रम चल रहा था उत्तर भारतीयों के खिलाफ। तो वो एक जहन में एक बात हमेशा उठती रहती थी कि भाई क्यों ऐसा माहौल है अपने हमारे प्रदेश में कि हमें अपने प्रदेश को छोड़कर बाहर पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए जाना पड़ता है। कई साल मैंने बाहर लगातार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली में प्रैक्टिस किया। वहां भी हर जगह, क्योंकि आप जब बाहर रहते हैं अपने प्रदेश से बाहर, तो एक हीन भावना की नजर से आपको देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे मस्तिष्क में ये चीज आती रही हमेशा कि भाई क्यों हमारे साथ ऐसा, हर प्रदेश में ऐसी हीन की भावना के साथ हमें क्यों देखा जाता है। तो इसीलिए मैंने जब उस चीज को हम देखने लगे, समझने लगे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर बदलाव लाना है हमें, तो ये बाहर से ये सोच के नहीं आएगा कि राजनीति गंदी है। अगर आपके घर के बाहर आप खुद कचरा डाल दें और आप एक्सपेक्ट करें कि आपका पड़ोसी साफ करे, तो वो संभव नहीं है, आपको खुद ही साफ करना होता है। गांव में भी पहले पुराने जमाने में, आज इसलिए गांव में भी इतनी गंदगी महामारी फैल गई है। पहले गांव में ग्रामीण अपने श्रमदान से ही नाली साफ करते थे, सफाई करते थे, तो गांव में भी बड़ा अच्छा माहौल रहता था। उसी तरह बिहार की राजनीति में समझिए कि बिहार से युवा लगातार बाहर जाने लगे, और लोग ने सोचा कि बिहार गंदा है, बिहार में बदलाव आए। मगर बदलाव कैसे आएगा? तो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग अगर वापस आकर उस बदलाव को लाने के प्रोसेस में अगर खुद नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो ये कहना बाहर से कि राजनीति गंदी है, बिहार में ये नहीं है, बिहार में वो नहीं है, बिहार में ये ठीक नहीं हो रहा है, तो ये फिर हवाई पुलाव की तरह है कि आप बैठ के कोसते रहिए। आपके लिए देखिए, अगर आप चाहते हैं बदलाव, तो आपको सिस्टम में घुस के आपको खुद काम करना होगा। ठीक है, आपको समय लगे, कुछ एक शुरुआत कहीं ना कहीं हमें ही करना पड़ेगा, कोई हमारे लिए आके कोई दूसरा नहीं कर देगा। तो वो एक थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए धीरे धीरे मैं भी जब उस चीज को समझा, तो मैंने भी सीधा यही समझा कि देखिए ठीक है, आप बाकी कई तरीके से आप बदलाव ला सकते हैं, मगर जो बेसिक है बिहार में बदलाव लाने के लिए,
आपको सिस्टम में घुसकर, राजनीति एग्जीक्यूटिव के अंदर घुसकर, क्योंकि आज देखिए किसी भी राजनेता को अर्थ क्या हो गया है कि बेसिक जो पब्लिक के बीच में जो परसेप्शन है वो पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, अभी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। मगर हमने जो पढ़ाई करी, हमने जो समझा है इस पूरे सिस्टम को, उसका अर्थ, राजनेता का अर्थ पब्लिक सर्वेंट नहीं है, राजनेता का है अर्थ पॉलिसी मेकर, लॉ मेकर। कानून बनाने के लिए सांसद और विधायक होते थे। बीच में 90s में एमपी लैड फंड और विधायकों को फंड देकर राजनीति को एक बदलाव आया, और उससे मुझे लगता है कहीं राजनीति में एक गिरावट भी आया। 90s से पहले का जो दौर था उसमें लॉ मेकर का मतलब सिर्फ कानून बनाना ही कार्य होता था, और पढ़े लिखे अच्छे लोग आते थे और एक एक्सपर्टीज लोग आते थे। कोई भी अपर हाउस होता था, राज्यसभा या विधान परिषद या विधानसभा में भी लोग उसी प्रकार के आते, क्योंकि उनका कार्य यही था, लॉ बनाना होता था, नीतियां बनानी होती थी कि प्रदेश कैसे सुचारू रूप से चलेगा। तो फिर से अगर देखिए, अगर बदलाव हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेसिक सबसे जरूरी काम है आपका राज्य कैसे चले, स्वास्थ्य, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चले, आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसे चले, कानून व्यवस्था कैसे चले। तो जब तक एक्सपर्ट लोग अगर नहीं आएंगे, अब सिर्फ फंड रिलेटेड पॉलिटिशियंस अगर रहेंगे तो जो स्थिति है वो देखिए वही होएगा। तो यही एक था प्रोसेस कि हम क्यों आए राजनीति में, यही सब कुछ बातें हैं। क्योंकि एक देखिए कोई स्पेसिफिक रीजन मैं नहीं दे सकता हूँ, कई ट्रिगर पॉइंट होते हैं, और उसमें से इतनी सारी ट्रिगर पॉइंट को समझिए कि मिला के यही हुआ कि हम बदलाव चाहते थे, और सिर्फ कोसने से मुझे लगा कि नहीं होगा, कुछ करना है तो ठीक है, चलिए मान लीजिए इस बार नहीं होगा, 10 साल बाद हो, कुछ कहीं एक बदलाव आएगा, उम्मीद है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने जो कहा कि चेंज करने से चेंज नहीं आती है, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ अ चेंज, जो एक थ्योरी होता है, मुझे लगता है कि आप उस थ्योरी से आगे बढ़ रहे हैं। और समर्थक आपके मुझे लगता है हजारों हैं, जो कमेंट सेक्शन में भरपूर, मुझे लगता है भरपूर मात्रा में आपके लिए प्यार आ रहा है, और ये प्यार बनाए रखिए, आगे भी इस पूरे लाइव सेशन को आप शेयर कीजिए। और मैं चाहूंगा कि ऋतुराज जी को आप जन जन तक जोड़िए, यही हमारा भी पूरा कोशिश है कि चुनावी सेशन हो और चुनाव एक्सप्रेस के जरिए ज्यादा से ज्यादा बिहार की जनता तक ऋतुराज जी का आवाज पहुंच सके, और उनकी तमाम बात, उनकी तमाम मत जो अभी आने वाले चुनाव में लेकर वो कहेंगे, वो उन तक पहुंच सके। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, वही रहेगा कि जनता के बीच आप किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, और बाकियों से क्या अच्छा है और क्या अलग है आप में? देखिए, क्या अच्छा है मुझ में, क्या अलग है, ये तो जनता तय करेगी। मैं अपना बखान खुद से ना ही करूं तो ज्यादा, मैं लगता है कि खुद से क्या बखान करूं अपना, अच्छा भी नहीं है, ये हमारे परिवेश में भी नहीं है, हमें सिखाया भी नहीं गया है। ये वो जनता तय करेगी क्या अच्छा है मुझ में, क्या बुरा है। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो तय करेंगे। हाँ, मेरे मुद्दे क्या हैं इसके ऊपर मैं जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। अभी जो पटना स्नातक क्षेत्र के जो करंट विधान पार्षद हैं, एमएलसी हैं, अभी मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो आप अगर स्नातकों की बात करेंगे, जो एक मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड स्नातक सीट का भी मैं थोड़ा दे देना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत लोग, क्योंकि जब हम इस चुनाव ये बहुत नया साउंड कर रहा है, इनफैक्ट जो स्नातक वाला जो प्रोसेस आपने बताया, तो बिल्कुल बताइए। ये प्रक्रिया नया नहीं है, प्रक्रिया बहुत पुराना है। दुख यही है कि लोग एमएलसी चुनाव के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है। ग्रेजुएट वोटर्स भी जो है वो जानकारी के अभाव में लोग वोटर भी नहीं बन पाते, क्योंकि इसमें सबसे पहला चीज है कि इसमें ग्रेजुएट वोटर्स ही होते हैं, और उनको वोटर खुद बनना पड़ता है। जैसे जनरल इलेक्शन में है कि बीएलओ पीछे पढ़ के वोटर बनाते हैं, यहाँ नेताओं को लोगों के पीछे पढ़ के। तो हम जब इसके लिए घूम भी रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, तो कई लोगों का सवाल ये था कि भाई ये सीट क्या है, किस लिए है, क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है इसका, क्या ये विधायक के बराबर होता है। बहुत जनरल जो सवाल होता था, क्या ये भी विधायक के बराबर होता है, क्या इसमें भी फंड होता है कि नहीं होता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई जिलों को मिलाकर एक सीट बनाई जाती है जिसमें स्नातकों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, और बिहार इस मामले में बहुत भाग्यशाली है। सिर्फ 7 राज्यों में, पूरे देश में सिर्फ 7 राज्य में विधान परिषद है, और विधान परिषद में भी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन। विधान परिषद एक तरीके से समझ लीजिए राज्यसभा है, अपर हाउस है स्टेट में, और इसमें अलग अलग तरीके से सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। जैसे ये स्नातक चुनाव है तो इसमें स्नातक वोटर्स होते हैं, स्नातकों की बात उठाने के लिए सीट को बनाया गया था। इसके बाद इसमें शिक्षक भी होता है सीट, जिसमें शिक्षकों के मत से चुनकर लोग आते हैं। इसमें फिर लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव सीट होता है, जिसमें मुखिया, पार्षद ये लोग वोट करते हैं।
और इसमें गवर्नर कोटे से भी नॉमिनेशन भी, डायरेक्ट नॉमिनेशन भी होता है। तो अलग अलग इसमें रिप्रेजेंटेशन देने के लिए अलग कहीं ना कहीं सरकार को उस समय या संविधान निर्माताओं को ये फील हुआ कि ये स्पेशल जो लोग हैं इनकी एक आवाज रखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक का जो होता है बड़ा वृहद हो जाता है। और उस समय जब ये शुरू हुआ था, ग्रेजुएट बहुत म्यूनिसिपल पॉपुलेशन में होते थे, टीचर्स बहुत में, तो एक उनके लिए उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके लिए सीट बनाई गई। और इसमें जब मैं बात कर रहा था, जो करंट विधान पार्षद हैं हमारे क्षेत्र में, जब मैं घूम रहा था, चीजों को मैं देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, लगभग क्योंकि 1 साल से मैं इस चुनाव प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ, तो घूमने पे देखने पे हमें अब एक आपको बड़ी आश्चर्यजनक बात बताता हूं मैं, कि जो हमारा मुद्दा भी है नवादा, इसमें पटना स्नातक क्षेत्र में नवादा, नालंदा और पटना 3 जिले हैं। आपका नवादा जो है इतना बड़ा जिला है, इतना उसका ऐतिहासिक महत्व है, वहां से कई बड़े बड़े दिग्गज नेता भी हुए, मगर आज तक नवादा में एक भी कॉलेज में पीजी के कोई भी कोर्स नहीं है। नवादा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहे तो गया जाना पड़ता है, नालंदा जाना पड़ता है, या पटना आना पड़ता है। अब इसमें कई महिला छात्र भी होती हैं जिनको अपनी पढ़ाई, पीजी की पढ़ाई करना चाहती हैं, मगर अभिभावक इस वजह से कि हम दूसरे जिले में नहीं भेजने में बहुत लोग समर्थ भी नहीं होते, और कई तरह की घटनाएं भी होती है। जैसे बिहार में, क्योंकि जो महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ रहा है, जैसे मुजफ्फरपुर में घटना हुई, तो अभिभावक इस चीजों को लेके नहीं चाहते हैं दूसरे जिलों में अपने बच्चियों को भेजना, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे जो करंट एमएलसी हैं उनको इन सब मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। मेरा चुनावी मुद्दा यही रहता है, मैं कहीं भी जाता हूं, अब कोई भी सभा करता हूं तो यही बात कहता हूं कि भाई ये सीट किस लिए बनाया गया? ये सीट बनाया गया स्नातकों की आवाज उठाने के लिए। स्नातकों का मुद्दा क्या हो सकता है? शिक्षा या बेरोजगारी? शिक्षा के मसले में भी आपने एक बार मेरी बात हो रही थी कई वरिष्ठ पत्रकारों से, आप जानते भी होंगे, मगधी बॉयज के नाम से फेमस जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। उनके पिताजी हैं सतीश बाबू, उनसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने पत्रकारों के बीच में ऐसे ही बात हो रही थी चुनाव को लेकर ही, तो मैंने यही बात कहा कि भाई मैंने इनको आज तक कभी स्नातक के मुद्दे उठाते हुए नहीं देखे। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 30 साल हो गया है हम विधान परिषद को कवर कर रहे हैं, कोई टीचर सीट से चुन कर आता है तो उसके सवाल से ही समझ में आ जाता है कि भाई ये टीचर सीट से चुन के आया है, मगर इनकी बात से पता ही नहीं चलता है कि भाई स्नातक से चुन के आए। स्नातकों का हमारे प्रदेश में सिर्फ नवादा ही नहीं, और देखिए एक स्टूडेंट के लिए किसी भी दूसरे अपने जिले से निकलकर दूसरे जिले में जाकर पढ़ाई करना कितना महंगा होता है, किस प्रकार के परेशानियां को झेलना पड़ता है, क्योंकि हमने भी झेला है। मैं भी दिल्ली जाकर, पुणे जाकर जब मैंने पढ़ाई की है तो हमें पता है क्या परेशानी होती है। शायद मंत्री जी ने उतना नहीं झेला है, इसलिए मंत्री जी को उतना दर्द समझ में नहीं आता होगा स्टूडेंट्स का। अब बेसिक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नालंदा में इतना बड़ा इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी खुला, अमर्त्य सेन को बुलाया गया, मगर आज क्या परिस्थिति है वहां। आप एक भी कॉलेज, आप खुद आप इस चीज को, आप पत्रकार हैं, आप इस चीज को देखते होंगे, आप कई छात्रों से आपकी बात होती होगी, बिहार में कोई भी कॉलेज में समय पे तो कभी डिग्री नहीं मिलती, 3 साल का कोर्स 5 साल 6 साल। तो इन सब मुद्दों के ऊपर जब हम देखते हैं, हमारे जो अभी करंट मंत्री हैं, एमएलसी हैं, उनका मौन रवैया है। बेरोजगारी का मुद्दा आता है, बिल्कुल चुप है, कोई बातचीत नहीं होती। अभी एसटीएट के एग्जाम में क्या परेशानी हुई लोगों को, उसके पहले दरोगा एग्जाम में क्या परेशानी हुई, इन मुद्दों के ऊपर मैं कहता हूं कि भाई चलिए आपके फंड के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, आपने फंड कहां दिया, क्या किया, संभव नहीं है, इतना बड़ा जिला है, आप हर जगह सबको खुश नहीं रख सकते हैं। मगर जो बेसिक जो सवाल आप मंत्री हैं, आप नीतीश कुमार के राइट हैंड मैन कहे जाते हैं, तो आप इतना भी अगर नहीं कर सकते हैं, आपका बेसिक वोटर कौन है? स्नातक स्टूडेंट है और टीचर है। अभी जब हड़ताल इतना लगातार चल रहा था, ये तो कोरोना आ गया, वरना जो टीचरों का जो हड़ताल चल रहा था उसमें इनका हालत खराब हुआ था सरकार का, कहीं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना, सेवा शर्त के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना। तो मेरे मुद्दे यही हैं कि भाई कम से कम आप ऐसे व्यक्ति को भेजिए, मुझे मत भेजिए, आप किसी और को भी भेज दीजिए, मगर वो ऐसा व्यक्ति हो, वो कम से कम आपकी आवाज तो उठाए। जिस सीट से वो चुन कर जा रहा है, जिन लोगों के वोट से चुन कर जा रहा है, उनके हक और हकूक के लिए वो व्यक्ति आवाज नहीं उठाए, तो फिर इस चुनाव का, इस सीट को अलग से बना के रखने का फायदा क्या है? आप पैसे की बर्बादी या फंड की बर्बादी है। एक आप सीट को खत्म कर दीजिए। अगर ग्रेजुएट्स की बात नहीं उठानी, टीचर्स की बात आपको नहीं उठानी, तो फिर इस सीट का मतलब क्या है? अभी सिंपल मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। पटना यूनिवर्सिटी है, इतना पुराना यूनिवर्सिटी है,
100 साल से ऊपर हो चुका है। प्रधानमंत्री भी कुछ साल पहले आए थे जब 100 साल पूरा हुआ। अभी तक नैक जो ग्रेडेशन होता है उसमें A+ भी नहीं है कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी बिहार में। सोचिए आप कितनी शर्म की बात है। और एक समय था जब ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता था पटना यूनिवर्सिटी और साइंस कॉलेज, इतना यहाँ मतलब बाहर से लोग पढ़ने आते थे। तो अब उस तरह इस पूरी व्यवस्था को आप जिस तरह से धीरे धीरे ध्वस्त कर रहे हैं, आप उसके लिए आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। तो मेरा यही मुद्दा हर जगह रहता है कि कम से कम जो शिक्षकों के लिए, स्नातकों के लिए जो बात करे, कम से कम आप वैसे व्यक्ति को चुने। काम क्या कर रहे हैं हम इनको 12 साल का, उसके लिए भी हम नहीं टोकने जाते हैं, मगर कम से कम आप आवाज तो बनिए। आप जिस लिए चुन कर गए हैं विधान परिषद में, उसकी आप आवाज तो बनिए। आप उनकी आवाज बन के गए और आप उन चीजों को नहीं उठाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव प्रक्रिया का, उनका विधान पार्षद होना सब बेमाना है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जिसने आपने जो जिक्र किया कि युवा, रोजगार और शिक्षा, ये तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिए बनाया गया। एक तरह से अगर पूरी आपकी बात को समझे तो यही बात निकल के आ रहा है। मैं अगला सवाल लूंगा आपसे ऋतुराज जी, वो ये था कि अगर जीत जाएं तो स्नातक नवजवानों को क्या कुछ खास मिलेगा, रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या वादा रहेगा आपका इस पूरे अगर रोजगार और शिक्षा की अगर हम बात करें? देखिए, वादा मैं चुनावी सभा में जाता हूं तो मैं सीधा कहता हूं मैं कोई वादा नहीं करने आया हूं। सिंपल चीज है, कुछ आइडियाज हैं, अगर इसके ऊपर सरकार काम करे, हम सजेशन देंगे और हम उसके लिए हम सरकार के ऊपर दबाव भी बनाएंगे। सबसे पहला है पीजी कोर्स की पढ़ाई चालू करवाना नवादा में। हमने इसके लिए भी हाल में पत्र भी लिखा गवर्नर महोदय को, महामहिम महोदय, राज्यपाल को लिखा। हमने समय भी मांगा था, मगर अभी कोरोना की वजह से सबसे वो भेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमने उन्हें पत्र के माध्यम से भी कहा, सबसे पहला मुद्दा है कम से कम जो कॉलेजेस हैं उसमें समय पे कोर्सेज कंप्लीट हो। जहां पीजी कोर्सेज नहीं, वहां पीजी कोर्सेज शुरू हो। पटना में यूनिवर्सिटी में आप समझिए, पटना यूनिवर्सिटी को नैक ग्रेडेशन इसलिए नहीं मिला है कि कैंटीन की सुविधा नहीं है कॉलेज में। ये अपने आप में मैं खुद उस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ और एक दो समस्या नहीं है। अगर देखा जाए तो सिर्फ कैंटीन तो बहुत छोटा सा समस्या है। वही कह रहा हूँ मैं, कितना प्लेसमेंट सेल वगैरह तो आप सुरक्षा का मुंह का बात कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी छोटी समस्या कह रहा हूँ जो मतलब बहुत बेसिक चीज है। हम कहीं भी किसी भी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, पुणे में हमने देखा है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, इकोनॉमी के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्या मैं पहले उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, बिहार सरकार एक बेरोजगारी भत्ता देती है। आप 12th पास कर जाएंगे, बहुत लोग को शायद इसकी जानकारी भी नहीं है। बिहार सरकार एक बेरोजगारी भत्ता देती है। अगर आप 12th पास हैं, 2 साल के लिए आपको पर मंथ 1000 रुपया मिलता है प्रोत्साहन राशि के तौर पर। आप ही बताइए, किसी स्टूडेंट के लिए 1000 रुपए में पर मंथ में क्या हो पाएगा? कॉपी, पेंसिल, बुक आ पाएंगे? और अगर आप इसको दूसरे स्टेट से कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी जगह ये चीजें नहीं हो रही हैं, बाकी जगह ये चीज हो रही है और अच्छा अमाउंट दिया जाता है स्टूडेंट्स को। हरियाणा में आपके पढ़ाई के हिसाब से, मतलब अगर आप +2 पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, पीजी पास है, तो सबका एक अलग स्लैब बनाया हुआ है और वो 7000 से 25000 तक है। 7-8 राज्यों में ये हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो वहां शुरू हुआ था। मुझे पता नहीं भाजपा सरकार में अभी कंटिन्यू किया गया कि नहीं। झारखंड में भी शुरू किया गया, उन्होंने भी 1000 रुपए से शुरू किया है अभी इस बार। आपका पंजाब में है, महाराष्ट्र में है। तो हर जगह मैं कहता हूँ एक प्रोत्साहन राशि के तौर पे छात्रों को ये जो मिलता है, सही अमाउंट मिलना चाहिए, ताकि छात्र पढ़ने के लिए और स्वावलंबी होने के लिए, आत्मनिर्भर होने की हम बात आज कर रहे हैं। पूरा आत्मनिर्भर हो रहा है, वोकल फॉर लोकल हो रहा है। तो कैसे होगा ये? बिहार सरकार का एक और स्कीम है, मैं वही कह रहा हूँ कि स्कीम्स हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन जो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। आप एक और चीज में जो कह रहा था, बिहार सरकार का एक और स्कीम है, आप जो नॉन जनरल स्टूडेंट्स हैं उसको बिहार सरकार एक लोन देती है जिसमें 5 साल कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है आपका, और बहुत आपका कहिए कि फ्री, मतलब एक तरीके से बहुत कम शुल्क पे ये लोन मिलता है बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तो मेरा कहना है कि इसको जात में क्यों बांटना, इसको आप कैपेबिलिटी के हिसाब से बांटिए ना। आप इसमें कुछ कैपेबिलिटी या कुछ क्राइटेरिया उस तरह का रखिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन होना चाहिए, सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए ओपन होना चाहिए। और आप आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो यहाँ सबसे आत्मनिर्भर होने का, देखिए बिहार में सबसे बड़ा जॉब जनरेशन कहाँ से होता है? सरकारी जॉब से होता है। और जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से एग्जाम का डेट निकलता है और साल भर एग्जाम का कोई पता नहीं है, उसके बाद एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू में धांधली होती है, कई प्रकार की धांधली होती है, अगला प्रोसेस होता है, हाईकोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट चाहिए, तब तक पता चलता है कि 10 साल ऐसे ही बीत गए। मुझे लगता है इंटरव्यू तक अगर
अगर छात्र इंटरव्यू तक पहुंच जाए तब अपने आप में बहुत बड़ा बात है। यहाँ तो परीक्षा समय से नहीं होती, और होती है तो उसमें अलग लेवल का धांधली और तमाम भ्रष्ट चीज देखने को मिलता है। वही हम लोग इसका, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो हम लोग ये एक जी। मजाक की तरह कहते थे कि बिहार में या क्या कि सरकारी जॉब में 4 स्टेज हो गया है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और चौथा कोर्ट। हमारे पास एक केस आया था 2003 का, दरोगा बहाली का था, और 2015 में वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। उनका 2015 में फिजिकल करवाने की बात कर रही थी सरकार। 2003 का जो पास किया हुआ, सोचिए 2015 में कितना फिट होगा। तो यहाँ स्कीम्स है, यहाँ आप वही कह रहा हूं मैं कि आत्मनिर्भर करने की आप बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा आपका जॉब जनरेशन होता है सरकारी नौकरी से। आप चलिए उसमें भी बहुत प्रोसेस आपके पास नहीं है, परेशानी है, दिक्कत है, सब मान लिया। तो आप बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए आप एक इनिशिएटिव दीजिएगा ना, ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को दीजिए। मगर इन चीजों के ऊपर मेरा वही रहेगा कि इन चीजों के ऊपर फोकस रहे कि कैसे स्टूडेंट्स को अच्छी पढ़ाई मिले, कैसे जॉब जनरेशन। अब जॉब जनरेशन की जब बात करते हैं हम, सरकार जब नहीं दे पाती है, तो हमारा जो आप कह लीजिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अपनी हिस्ट्री, हमारा जो इतिहास रहा है, और जो हमारा इतना स्कोप है यहाँ सर्विस इंडस्ट्री का, टूरिज्म इंडस्ट्री का। हमसे छोटा कंट्री है, बिहार से भी छोटा, मैं इंडिया नहीं, बिहार से भी छोटा कंट्री है ग्रीस। हमेशा उसकी चर्चा करता हूँ क्योंकि मैं वहां गया हूँ, मैंने वहां बहुत नजदीक से चीजों को देखा हुआ। उनकी पूरी इकोनॉमी आप सोचिएगा बेस्ड होता है 4 महीने का उनका टूरिज्म सीजन है। उस 4 महीने के टूरिज्म सीजन में उनका पूरे साल भर की कमाई हो जाती है। मतलब आप समझिएगा कि बिहार का आधा भी नहीं है ग्रीस, और उनका टूरिज्म इंडस्ट्री इतना डेवलप्ड है। और बीच में आपने सुना होगा ग्रीस में वो हो गया, क्या कहते हैं, आपका इकोनॉमिक फेलियर हो गया था, वहां बहुत परेशानी हुई थी, मगर पूरा का पूरा उनका रिसेशन आ गया था, पूरा उनकी इकोनॉमी फिर से दुरुस्त हो गई 1 साल में ही आपका टूरिज्म के ऊपर। और बिहार में तो इतना टूरिस्ट आते हैं बाहर से, बस दिक्कत क्या है कि सुविधा नहीं है, अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है चीजों की। देखिए हमारे यहाँ किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं है, बी इट ह्यूमन रिसोर्सेज या आप कह लीजिए इतना हिस्टोरिकल प्लेसेस, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए नवादा में ही मैं उस चीज के ऊपर मैं बहुत बड़ा मेरा वो रहेगा। मैं चाहता भी हूँ कि उसको अच्छे से, नवादा में वर्ल्ड फेमस है ककोलत फॉल्स। अगर वही आप मसूरी चले जाइए, मसूरी में आपका केम्प्टी फॉल है, बिल्कुल केम्प्टी फॉल है, वो आपका ककोलत जैसा सुंदर भी नहीं है, मगर यहाँ डेवलप नहीं किया गया है। यहाँ प्रदेश में ही लोगों को नहीं पता है कि हमारे यहाँ ककोलत में इतना सुंदर फॉल है। नालंदा में इतना बड़ा आपका सर्किट है जैन का, पावापुरी में इतना सुंदर मंदिर है। आप अगर स्थिति आज जाके देखिए, हम लोग बचपन में जो जाते थे और आज जब जाते हैं क्या स्थिति है। होटल इंडस्ट्री नहीं है, टूरिस्ट आएंगे रहेंगे कहाँ, रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो जॉब जनरेशन का यहाँ देखिए बहुत बड़ा स्कोप है, मगर इसके ऊपर फोकस नहीं है। तो मेरा फोकस यही रहेगा कि इन सब चीजों को उठाकर इन चीजों को सुचारू किया जाए, और जहां तक हो सकेगा मैं इन 3 जिलों में टूरिज्म स्पॉट्स जो हैं उनके ऊपर काम करवाना चाहूंगा। तीसरा चीज है बिहार सरकार का, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अब चुनाव आया है तो प्रोफेसर का निकला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हम इतनी बहाली करेंगे, अब फिर आप समझिए कि वही जैसे स्टेट का हुआ है किस प्रोसेस से, फिर चुनाव के बाद रुक जाएगा। जॉब जनरेट करने के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है वो है एजुकेशन इंडस्ट्री। पुणे जैसी जो छोटी जगह है वहां 100 से ऊपर कॉलेज है, और वहां हमारे और आपके जैसे ही 80% बिहार के बच्चे भरे हुए हैं। मैं जिस बैच में पुणे में लॉ कर रहा था सिम्बायोसिस से, उस बैच में 50 से 60 बच्चे बिहार से थे। 200 के बैच में 50 से 60 बच्चे बिहार के थे, आप खुद समझ लीजिए। तो अब वो जो मैं यही कह रहा हूँ, कॉलेज से बहुत लोग पूछते हैं कैसे इससे इकोनॉमी कैसे इससे बेटर हो सकती है। अगर 2-3 अच्छे कॉलेज, आप जैसे पटना यूनिवर्सिटी के आसपास का यहाँ पे एरिया देख लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। उसके आसपास में इतने लॉज खुल गए हैं, टिफिन सेंटर्स खुल गए हैं, स्टडी सेंटर खुल गए हैं, स्टडी हॉल्स हैं, लाइब्रेरी है। तो एक इकोनॉमी उस एरिया में तो पूरा आपका छात्र के ऊपर बेस्ड है। अभी लॉकडाउन हुआ तो उस एरिया में क्या परेशानी लोग क्या आप भी देख रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, कॉलेज जब खुलता है किसी भी, और 200-300 कॉलेज अगर आप स्टेट में खोल दीजिएगा, उससे जॉब जनरेट होगा टीचर्स का, क्लर्कियल स्टाफ का, और ये जो सब्सिडरी इंडस्ट्री है आपका हाउसिंग का, लैंडलॉर्ड्स का, टिफिन इंडस्ट्री का, तो एक पूरा इकोनॉमी खड़ा हो सकता है यहाँ 2 ही चीज पे। अब मैं कृषि के ऊपर तो नहीं आऊंगा, कृषि क्योंकि इसमें वो तो अपने आप में और एक बड़ा इंडस्ट्री है। ये जो 2 छोटे जी, क्योंकि और मुझे लगता है कृषि और जब बात करते हैं खेती और किसानी तो बिहार उसमें सबसे पहले ही रहता है।
हालांकि अब उस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन और जी बिहार का हमारी जो मिट्टी है इतनी फर्टाइल है, नॉर्थ बिहार में हर साल फ्लड आने के वजह से आप समझ सकते हैं कितना उपजाऊ जमीन है। दिक्कत क्या है, हम हमारे किसान अगर अच्छा उपजा भी देंगे तो बेचेंगे कहाँ? मार्केट्स नहीं है, बिचौलिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, रोड्स नहीं है। हम अब पंजाब में जो होता है वो आके यहाँ बिक रहा है, हिमाचल से आके बिक रहा है, कश्मीर से आके बिक रहा है, मगर बिहार से अब मखाना के ऊपर अभी इतना जीआई का ये सब हो रहा है, मगर बिल्कुल मखाना इतना जाके बिक रहा है। मखाना का जो ट्रेडर है, फार्मर, उसकी क्या स्थिति है आप खुद जाके देखिए। ब्लैक राइस अभी पटना ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा ब्लैक राइस का हो रहा है। ब्लैक राइस का बम्पर क्रॉप भी हो जाएगा तो बेचेगा कहाँ? जी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है मुझे लगता है। और आप जिस हिसाब से अब पूरा एग्जीक्यूशन बता रहे हैं वो देखने की बात है कि कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा और क्या होगा आगे। बहरहाल ऋतुराज जी, एक और सवाल मैं यहाँ लूंगा आपसे कि अभी तक पटना स्नातक क्षेत्र में हुए काम पर आप क्या कुछ कहिएगा, जितने भी कुछ काम हुए अभी तक, या फिर हुए भी है या नहीं काम पटना स्नातक पूरा क्षेत्र जो है? देखिए, काम हुआ होता तो हमारे जैसे नए युवा चेहरे को जनता सीधे ही मना कर देती कि भाई बहुत काम हुआ, आप काहे झूठो घूम रहे हैं, हाथ जोड़ के आप जाइए, घर में रहिए। काम हुआ होता तो हमें लोग इतना प्यार मोहब्बत जो आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं खुद कितने हमारे समर्थक यहाँ पे आ रहे हैं, तो कोई ये मेरे समर्थक एक साल में कहाँ से आ गए? मेरी बात से प्रभावित हुए होंगे और कुछ गुस्सा होगा मेरे काम से। बात मैंने तो अभी तक, मैं राजनीतिक जीवन में मेरा शुरुआत था, मैंने तो अभी तक कोई पद नहीं हासिल किया है कि मेरे काम से लोग प्रभावित हुए हों। अभी तो मेरी बात से ही प्रभावित हो सकते हैं लोग, मगर उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी तो होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसने कोई काम नहीं किया होगा, उसके खिलाफ एक गुस्सा होगा। स्नातक का मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि जब इनका फंड के ऊपर, मैं इसलिए कहता हूँ इनके फंड के ऊपर जाऊंगा ही नहीं। अगर आप इनके फंड के ऊपर जाएंगे तो ये इनका एक लिस्ट आता है कि हमने इस कॉलेज में चापाकल लगवा दिया, इस कॉलेज में बेंच दे दिया, इस कॉलेज में ब्लैक बोर्ड दे दिया। तो क्या चापाकल लगवाने से, दीवार बनवाने से, ब्लैक बोर्ड लगवाने से, पेन कॉपी दे देने से कॉलेजेस में स्टूडेंट का क्या भला होगा? आप ऐसा कोई काम कीजिए ना कि जो आप पीजी कोर्स शुरू करवा दीजिए। आप एक हर प्रखंड, एक मेरा एक ये आइडिया है दिमाग में है मेरे, मगर मैं जानता हूं कि ये एक बार में संभव नहीं होगा, मगर प्रयास मेरा ये भी रहेगा। मेरा जो एक ड्रीम है, ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए, मैं चाहता हूं कि हर प्रखंड में एक वाचनालय, लाइब्रेरी, अच्छा लाइब्रेरी हो, क्योंकि स्नातक भवन करके बहुत सारे ब्लॉक में भवन बने हुए हैं, मगर वो भवन में ताले लगे हुए हैं या स्थानीय कोई जो दबंग लोग हैं उन्होंने उसको कब्जा के रखा हुआ है। ये भवन किस लिए बने थे? ये भवन बने थे कि भाई जो लोकल ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या जो एग्जाम, जो प्रतियोगिता के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए बने, वहां पे किताबें हो, अखबार हो, एक माहौल बने शिक्षा का। तो मेरा एक है ये ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ कितना संभव हो पाए। मैं इसीलिए कहता हूँ मैं वादे नहीं करता, मैं जब कर लूंगा, जिस चीज, कुछ चीजें हैं दिमाग में, वो कितना मैं भी उतार पाता हूँ, और शायद मैं भी उस चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊं तो शायद मुझे भी लोग कल कहेंगे कि भाई आपने भी ये नहीं किया। तो देखिए, हमारी डेमोक्रेसी का बड़ा अच्छा ये प्रोसेस है कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो आप, जनता के पास ऑप्शन है आपको 6 साल पे बदल देने की। इनको तो 12 साल मिला है, 12 साल में इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ किया होता तो आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। स्नातकों के लिए ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, स्नातकों के लिए कोई स्कीम नहीं निकाला गया, स्नातकों के लिए या टीचर्स के लिए कोई भलाई का काम नहीं हुआ। आज टीचर का क्या स्थिति है बिहार में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और टीचर का क्या गुस्सा है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर इनका सेवा सर इतना 4 साल पहले कहते हैं कि नियोजित वाला है ना, देख लेंगे, और आज कह रहे हैं कि हमने तो इनको कभी नियोजित ही नहीं कहा, हम तो इनको कॉन्ट्रैक्चुअल भी नहीं कहते हैं, ये खुद को कॉन्ट्रैक्चुअल कहते हैं। तो जो सुर बदलता है, ये देखिए इंफॉर्मेशन मीडिया का युग है, लोग देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, ये चीजें लोगों के मस्तिष्क बिल्कुल। में। और बिल्कुल मैं बोलूंगा ऋतुराज जी कि ये पूरा जो आपने कहा शिक्षा प्रणाली का, और जिस हिसाब से अभी जो भत्ता और तमाम ऐसी चीजों का जो वादा की है सरकार, उस पर भी हमने एक बहस किया था, उस पर भी तमाम शिक्षक आए और अपनी बात रखें, और साफ तौर पे यही उनका कहना था कि शिक्षा में बिहार में अभी भी कुछ काम नहीं हुआ है। चुनावी जुमले, चुनावी वादे किए जाते, लेकिन अगर उसका 1% अगर 1% भी अगर काम होता तो आज परिस्थिति कुछ और होती, आज सिचुएशन कुछ और होता, और इतना सवाल अभी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होता। जी देखिए, शिक्षा, जिस तरह से शिक्षा नीति आई उसके ऊपर हमने भी उसको डिटेल में देखा, पढ़ा। शिक्षा नीति जो अभी आई है बहुत अच्छी है, बहुत, उसका मैं कहूंगा अगर वो 10% भी उसका इम्प्लीमेंट हो जाए,
बिहार में नहीं पूरे इंडिया में ही अगर उसका 10% पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो एक बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएगा यहाँ एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर को तो सरकार ने धीरे धीरे खुद समाप्त कर दिया। आप प्राइवेट स्कूल कोचिंग और इन लोगों को कैसे फलता फूलता है, सरकारी व्यवस्था कहीं चरमरा रही है ना। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक डिबेट में मैंने कहा था कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए, ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाए फ्री एजुकेशन। उसमें लोगों ने कहा कि फ्री का लोग वैल्यू नहीं देते हैं, मगर आप वेस्ट में देखेंगे तो पूरा फ्री एजुकेशन ही मिलता है। अमेरिका में हो या तो 90% जो लोग होते हैं वो फ्री एजुकेशन सरकारी सिस्टम से ही निकल कर आते हैं। यूरोप में सरकारी सिस्टम से पढ़ के लोग निकल कर आते हैं, और हमारे पिता हमारे दादा सब उसी सिस्टम से निकल के आए हैं। मुख्यमंत्री जी भी उसी सिस्टम से निकल के आए हैं, शिक्षा मंत्री जी भी उसी सिस्टम से निकल के आए हैं। तो वो सिस्टम दुरुस्त था, आपने उस सिस्टम को कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया। उस सिस्टम को अगर आप सुधार दीजिए, शिक्षकों देखिए शिक्षक को सम्मान भी सरकार, ये जो बात होती है मैं इसलिए हर जगह कहता हूँ, शिक्षक के ये पैसे के लिए या सैलरी बढ़ा देने के लिए ईपीएफ से ये इससे नहीं होगा, बदलाव आएगा। शिक्षक का आपने जो इमेज था, हम हमारे पिताजी या हमारे बाबा आज भी मैं उनके जब स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो जिस रेवरेंस से और जिस रिस्पेक्ट से उनका नाम लेते हैं, कहते हैं हम मेरे टीचर थे। हमने अपने टाइम में जो टीचर्स को हमने भी देखिए, हमारे में भी गलती है कि हमने भी अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं टीचर्स ने भी उस रिस्पेक्ट को लूज किया। तो इसमें बड़ा हाथ गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट ने विलन पोर्ट्रे कर दिया सरकारी शिक्षकों, इनको कुछ नहीं आता है। वीडियो वायरल होता है कि भाई जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती है, फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती है। बिल्कुल। तो भाई आपके पास जब वीडियो वायरल हो गया, आप तुरंत सस्पेंड क्या नहीं कर देते हैं? इसको हायर किसने किया था? आपने कहते हैं हम शिक्षा मित्र से हमने नियोजित बनाया, नियोजित से अब हम ये बनाए। तो भाई पूरे प्रोसेस को जनरेट किसने किया था? आपका प्रोसेस था ना ये। बीपीएससी से एग्जाम होता था, उसमें टीचर आते थे, अच्छे टीचर आते थे, ये पूरा किसने बुलाया? सारा सिस्टम आपका लाया हुआ है। सिस्टम आपका लाया हुआ है तो आप ही कहीं ना कहीं त्रुटियां आपके सिस्टम में है ना। अगर टीचर खराब है, वायरल हो जाता है, तो आपके पास तो प्रूफ है, आप उसको काहे नहीं सस्पेंड करते? आप इसलिए नहीं सस्पेंड करते हैं क्योंकि आपके मंत्री, विधायक, अधिकारियों की मिली भगत से वो लोग पैसे देकर शिक्षक बनते हैं। जो ये 10% या 1% जो गलत लोग हैं, सारा शिक्षक मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक मिनिस्कल है, हर जगह है। देखिए हर क्षेत्र में एक मिनिस्कल परसेंटेज ये है, तो इनकी मिली भगत है ना कहीं ना कहीं। क्योंकि आप और जी मुझे लगता है ये बहुत लंबा होगा। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं वो सुनने लायक अपने आप सुना जा सकता है, लेकिन बहरहाल इस पे भी हम कुछ सवाल लेंगे। दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, वो हम आपसे लेंगे। लेकिन उसके पहले ऋतुराज जी, एक और सवाल ये था कि किस पार्टी के समर्थन से आप इस बार चुनावी मैदान में हैं? वो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। मैं किसी पार्टी के दलदल में नहीं फंसा हूं। मुझे कई पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है क्रॉस द पार्टी लाइन, क्योंकि उनको मेरी बात सही लग रही है। तो और ये देखिए चुनाव जो ये प्रोसेस भी है, स्नातक चुनाव या एमएलसी का ही चुनाव, इसमें सिंबल, आप जब वोट के लिए जाएंगे तो इसमें सिंबल नहीं होता है जी। इसमें प्रत्याशी का नाम होता है, नंबर होता है, नंबर कह रहा हूं मैं, फोटो होता है, और आपको नंबरिंग देनी, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। तो इसमें पार्टी का, क्योंकि जो अपर हाउस, देखिए पहले भी कहता आया हूं, अपर हाउस बनाया ही इसलिए गया था कि इसमें सेलेक्टेड एक्सपर्ट्स आए जो किसी पार्टी से प्रभावित ना हो, अपना खुला विचारधारा रखे, और एक फ्री एक एटमॉस्फेयर बने, जो डिफरेंट फील्ड से लोग आए हैं वहां डिस्कशन हो, और तरह तरह के एक्सपर्टीज नॉलेज आए, जिससे नीति सही नीति बनकर उभरे। मगर बाद में कहीं ना कहीं राज्यसभा में भी या विधान परिषद में भी पार्टी से, क्योंकि देखिए आप किसी पार्टी से, विचारधारा से आप जुड़ जाएंगे तो स्वतंत्रता आपकी कहीं ना कहीं बंध जाती है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और ये इस तरह का चुनाव है, इसमें सिंपल है मेरा कि भाई जो पार्टी समर्थन करे मुझे, आई एम ओपन टू ऑल, मगर आपका यही होना चाहिए कि आप शिक्षक और छात्र के हित की बात करें। और जो सारी पार्टियों में, सारी पार्टी में ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग बंधे हुए हैं, स्वतंत्र विचारधारा के युवा हर पार्टी में हैं, जिन्हें लगता है कि छात्रों के साथ आज गलत हो रहा है, शिक्षकों के साथ आज गलत हो रहा है, तो वो लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैं निर्दलीय हूँ, निष्पक्ष हूँ, किसी तरफ झुका हुआ नहीं हूँ जी। और मुझे लगता है युवाओं का समर्थन वो कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है, और युवाओं का आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा अपने आप में बेरोजगारी है। उस पर मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कमेंट सेक्शन के सवाल उठाता हूँ ऋतुराज जी। नीलेश कुमार जी, उनका कहना है कि मोदी जी सभी जगह शौचालय बनाने का प्रयास किए, लेकिन पटना बिहार की राजधानी होते हुए भी एक भी शौचालय किसी चौक पर नहीं है। नीतीश जी की ये विकल्प है कि हर जगह यूरिन वॉश करती है महिला के लिए, बाजार में कोई विकल्प नहीं है, कैसे बढ़ेगा बिहार?
ये तो देखिए सवाल में ही अपने आप में उत्तर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी हाल में ही पिछले साल हमने कोर्ट में पटना हाई कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया था, तब जाके तो यहाँ कचरा हर घर से उठाने का प्रोसेस नगर निगम ने शुरू किया। आप भी जानते हैं कि पहले यहाँ कचरा उठाने कोई नहीं आता था। आप किसी भी कैपिटल सिटी, हमारे बगल में रांची है, रांची में इतना अच्छा व्यवस्था है, हम ही से अलग हुआ है ना, वो हम ही से अलग होके वो कैपिटल बना है। आप देश की किसी भी राजधानी से पटना को कंपेयर कर ले तो जिस प्रकार से यहाँ गंदगी का आडंबर है, और कहीं ना कहीं देखिए बाढ़ जो पिछले साल आया था, हमने उसमें भी बहुत घूमा, पटना में कंकड़बाग एरिया में हम लोग गए थे, जिस तरह से गंदगी और नाला जाम था, वो आज भी वही परिस्थिति है। यहाँ नगर निगम किसी पार्टी पे क्या मैं बोलूं, सभी पार्टियां उसी प्रकार से, यहाँ कई पार्टियां आई गई हैं, मगर यहाँ जब तक कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है तब तक तो नगर निगम कचरा नहीं उठाता है। तो यूरिन और यूरिनल्स और टॉयलेट की व्यवस्था तो मुझे लगता है कि बहुत 10 स्टेप आगे की हम बात कर रहे हैं। बेसिक चीज है रोड पे गंदगी। आप बिहार है, आप राजधानी है, बगल में आपके जमशेदपुर है, रांची है, अब ये सब जगह जाके आप इंदौर देखिए, इंदौर कैपिटल भी नहीं है, आप एक कैपिटल सिटी है हम। और आप जब कैपिटल में ये हालत है तो जो जिला मुख्यालय हैं, 40 जिले में जब हम जाएंगे वहां उन मुख्यालयों में क्या परिस्थिति है, बाजारों में भयावह है। तो ये यहाँ तो बहुत चीजें देखिए, यहाँ बहुत चीजें कुछ अगर हो भी रही हैं तो इसमें कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। पटना हाईकोर्ट में अगर अच्छे जजेस ना हो जो चीजों को संज्ञान ना लें तो मुझे लगता है शहर तो आधा ऐसे ही आधा साल डूबा रहे। एक बारिश होता है, देखिए मेरे घर के सामने ये पासपोर्ट ऑफिस है, ये मेरे घर के बगल में पासपोर्ट ऑफिस है। यहाँ पे सड़क का निर्माण 6 महीने से हो रहा है और आधा फुट पानी रहता है, और वहां इतनी भयावह स्थिति। और बगल में, मैं नाम नहीं लूंगा, विधायक जी का आवास हमारे बगल में ही है, क्षेत्र के जो विधायक हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि परेशानियां यहाँ। पटना तो एक बारिश 1 घंटे का खेल है, आधा पटना डूब जाएगा। बिल्कुल, और ये तमाम हमने देखा है बीते कई दिनों, बीते कई महीनों से कि जिस तरीके से पूरा परिस्थिति ले डूबता है पूरे पटना को, अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है। बहरहाल ऋतुराज, वही मेरा सवाल था आपसे कि बेरोजगारी अभी चरम सीमा पर है, युवाओं की भी कई सारे सवाल इसको लेकर सरकार से रहते हैं, और आपके हिसाब से इस पूरे अगर हम विडंबना को समझें, बेरोजगारी को समझें, तो कौन जिम्मेदार है और इसको आप किस तरीके से दुरुस्त करेंगे, और किस तरीके से आपके हिसाब से युवाओं के लिए आप अच्छा विकल्प आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि हम वादे नहीं करते, हम काम करने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो ऐसे कौन से काम होंगे जो आपको लगता है कि युवाओं के लिए आने वाले समय में बेरोजगारी को लिखते हुए कुछ हद तक मदद जरूर करेगा या फिर उनके लिए एक बेहतर विकल्प बनेगा? जी देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिस्टम में टोटली करप्ट लोग बैठे हुए हैं, सिस्टम में सही लोग भी बैठे हुए हैं। बस सिस्टम, अगर जो पूरा तंत्र है अगर सही तरीके से अगर काम होगा ना तो बेरोजगारी का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। सरकारी नौकरियों में इतना वैकेंसी है, अभी लोग प्राइवेटाइजेशन पे जाते हैं, उस पर जाने की जरूरत ही नहीं। अभी जो करंट जो जॉब बचे हुए भी हैं, अगर सरकार सही तरीके से वैकेंसीज निकाल कर, समय पे एग्जाम्स करवा कर, अगर पूरा प्रोसेस क्लीन एकदम पारदर्शिता के तरीके करवा दिया जाए तो मुझे लगता है अपने आप में बेरोजगारी का जो ये पूरा मुद्दा है। अब बिहार में कहीं मैं पढ़ रहा था, मैं कह नहीं सकता हूँ ये आंकड़े सही हैं कि नहीं, शायद अभी बिहार में 43% बेरोजगारी दर है। आप समझ सकते हैं कि आधा, अगर ये आंकड़े सही हैं तो आप समझिए कि बिहार का आधा युवा बेरोजगार है, अभी बेरोजगार है, बिल्कुल। और पलायन हम बात करते हैं, उसका हर बार चुनाव आता है, या अभी लॉकडाउन में ही सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा, पलायन। पलायन कैसे रुकेगा? पलायन रोकने का यही तरीका है ना कि आप यहाँ जॉब जनरेट करवाइए। दूसरे स्टेट में हम जाके वही चीज कर रहे हैं, तो अपने स्टेट में 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, दो पैसा कम कमा के हम क्यों नहीं अपने घर में रहेंगे? मैं भी बाहर वकालत कर रहा था, वहां से वापस आके मैं यहाँ क्यों आया? कहीं ना कहीं देखिए, आपको ओपनिंग तो, आपको एक एवेन्यू तो देना पड़ेगा ना, आपको कहीं इनिशिएटिव देना पड़ेगा ना। तो सिस्टम ऐसा नहीं है कि खराब है, सिस्टम को बस दुरुस्त चलाने की जरूरत है। अभी जो आपका एसटीएट का एग्जाम कैंसिल हुआ, छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, इसमें कहीं कोई धांधली की बात नहीं आई थी, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई थी, कोई एविडेंस सामने नहीं आया था कि इसमें धांधली हुआ। सरकार ने अचानक से जब रिजल्ट निकलने वाला था, 1 हफ्ते के अंदर, शायद लगता है कि 1 हफ्ते पहले शायद कैंसिल कर दिया कि भाई बड़ी धांधली हुई थी। दरोगा का एग्जाम में क्लियर एविडेंस था कि धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, जैमर्स काम नहीं कर रहे थे करोड़ों रुपए के। वो अपने आप में एक अलग मुद्दा है।
मगर उसको आपने कैंसिल नहीं किया। तो यहाँ तो दर्द होता है पैर में, ऑपरेशन हो जाता है सर का। सर में सिस्टम बिल्कुल है जॉब जनरेशन का। देखिए मैं जो पॉइंट आपको, मैं 3 पॉइंट है जॉब जनरेशन का, 3 मेजर सेक्टर्स है। आपका सरकारी नौकरियां, चलिए वो आपका अलग मुद्दा ही है। दूसरा है आपका टूरिज्म इंडस्ट्री, बहुत स्कोप है। तीसरा है आपका एजुकेशन इंडस्ट्री, बहुत स्कोप है। बस आपको एक माहौल बनाना है, इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाना है। ऐसा नहीं है कि देखिए इनके पहले जब ये आए थे, सुशासन सुशासन ये कहते हैं, जब आए थे तो इन्होंने काम कुछ किया था, क्राइम पे रोकथाम हुआ था, बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त हुई थी, पहले बिजली की जो स्थिति थी। अब फिर मगर बिजली का पे जब बात करेंगे, कैसे, वही मैं कह रहा हूं कि कैसे जॉब जनरेट होगा, कैसे बाहर से लोग आएंगे। बिहार में शराबबंदी कर दी गई, बालूबंदी कर दी गई, मगर जो उससे टैक्स का नुकसान हुआ, राजस्व का जो कमी हुआ, वो सारा का सारा बर्डन हमारे और आपके ऊपर दे दिया गया। बिहार में पूरे इंडिया में सबसे महंगा बिजली दर है, 7 रुपए पर यूनिट है। तो एक तरह आप तो कान कहा जाता है ना, हम लोग कहा जाता है कान ऐसे छूइए या ऐसे छूइए, बदला तो आप हम ही से ले रहे हैं। इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल आपने बनाने की कोशिश शुरू में की थी, मगर अब क्यों नहीं? जब वो शुरुआत हुई थी, रोड अच्छा आप दीजिएगा, बिजली सस्ती दीजिएगा, आप क्राइम पे रोकथाम रखिएगा, इन्वेस्टर तभी आएंगे ना। यहाँ तो जो लोग हैं वो तो आप अब आपसे कोई पूछता है सवाल कि भाई कैसे ये सिस्टम, तो आप 15 साल पहले का डर दिखाते हैं। वो क्या हुआ से किसको क्या मतलब है? आप क्या कीजिएगा? अगर मैं आज जाऊं कहूं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट नहीं दीजिएगा तो वही चलते रहेगा। हमको ये भी तो बताना होगा ना कि हम क्या करेंगे, हमको क्या मेरे दिमाग में है, हम कैसे कर सकते हैं। इन चीजों के ऊपर भी तो बात होनी चाहिए। सिस्टम यहाँ है, यहाँ स्कोप है, यहाँ जॉब। आपका लास्ट सवाल का लास्ट तीसरा पार्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्या था सवाल? यही था कि किस तरीके से आप उनको दुरुस्त कीजिएगा कि हम इस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कम जनरेट होगा। तो आपने उस पर अपना, मुझे लगता है, बात रख दिया है। जी जी, रोड मैप बिल्कुल, रोड मैप है, यहाँ सब कुछ है और पोटेंशियल भी है। सरकार भी, अगर देखिए ये मेरे या कहने से ये कुछ मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ यहाँ उपलब्ध है और पहले किया जा चुका है। ये अभी अब एक और स्टेटमेंट था नीतीश जी का कुछ साल पहले का कि बिहार इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट, यहाँ इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो सकती है। श्री बाबू के टाइम में जब यहाँ इंडस्ट्री इतनी सारी डेवलप हो सकती है, कितने कल कारखाने यहाँ बंद हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ स्कोप का भरमार है, बस सिस्टम को बस दुरुस्त कर दीजिए। आप एक चेक एंड बैलेंस सही कर दीजिए, आप एक नेताओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर आप एक दायित्व दे दीजिए। सवाल आप उनसे पूछिए समय समय पे कि ये चीजें क्यों नहीं हो रही है। हम भी इसमें देखिए, हम सिर्फ मैं कहता हूं कि सिर्फ सरकार को कोसने से, जैसे मैं आपने कहा राजनीति में, हम सरकार को कोसने से बदलाव नहीं आएगा। कहीं ना कहीं हम भी कभी, जनता भी, युवा भी, हम चुप हो जाते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं, लगता है कि अरे राजनीति में क्यों पढ़ना। अभी अब देखिए छात्र जिस तरह से संगठित हुए एससीसी रेलवे एग्जाम के लिए, दिसंबर में आपका एग्जाम हो रहा है। बिल्कुल असर देखा, बिल्कुल। टीचर जात पात से, संगठन से ऊपर होकर यूनाइट हो रहे थे, सरकार की हालत खराब हो रही थी तो लॉकडाउन हो गया, नहीं तो टीचर भी अभी रुला देते सरकार को। तो यूनाइट होकर किसी भी मुद्दे को अगर हम उठाएंगे सही मुद्दों के ऊपर, तो सरकार को विवश होकर काम करना पड़ेगा। इसलिए हमको भी जागृत रहना पड़ेगा। अब हम कहीं ना कहीं जात पात, पार्टी और ये सब में हम भी कहीं बट जाते हैं, तो उसका भुगतान सरकार देखती है कि भाई ये मुद्दा दिखा दीजिए, वो मुद्दा दिखा दीजिए, उसमें ये लोग लड़ते रहेंगे, हम अपना फिर आएंगे कि वोट दे दीजिए, बहुत विकास किए हैं। यही मुझे लगता है ऋतुराज जी, यही बदलाव की जो आप बात कर रहे हैं, लोग बस बोलते हैं बदलाव करेंगे, ये नहीं बोलते कि हम बदलाव के साथ रहेंगे और बदलाव में अपना सहयोग देंगे, तभी कहीं ना कहीं जाके बदलाव आगे भी आएगा। जैसे बी द पार्ट ऑफ अ चेंज का जो पूरा थ्योरी है, वो अपने आप में बहुत बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर नहीं इसके लिए आप अपनी आवाज को उठाएंगे, अगर हम चुप रहेंगे, तो ये देखिए बदलाव अगले 30 साल तक भी नहीं आएगा। हम हर इंडेक्स में हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। और मैं देश में, विदेश में, कई राज्यों में जाकर, कर्नाटका में मेरा एक मित्र है, कर्नाटका में उसका अपना घर है, सुदूर इलाके में, बिल्कुल छोटा सा आप समझ लीजिए कस्बा है। और वहां जो मैंने ग्रामीण परिवेश में, कोप्पा है उस जगह का नाम, वहां पर उस परिवेश में मैंने जो वहां का बाजार देखा, इतना सिस्टमैटिक, आप समझ लीजिए वहां मुश्किल से 500 से 1000 लोगों का वो पॉपुलेशन का वो छोटा सा कस्बा है, पहाड़ी इलाका है, वहां कॉफी की खेती होती है।
अच्छा। और वहां पर मैं जब था तो आप मानिएगा नहीं कि लोग ऑड, ये क्या है कि पार्किंग का जो व्यवस्था है वहां, एक दिन है इवन डेज पे एक तरफ है रोड के और ऑड डेज पे एक तरफ है, और वहां किसी पुलिस वाले को या किसी भी मैंने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को नहीं देखा लोगों को बताते हुए। लोग अपने हिसाब से आकर वहां पे लगाते थे, कचरा कचड़े के डब्बे में डालते थे। इतना मतलब मैंने देखिए, लोग चाहेंगे व्यवस्था दुरुस्त होगी, इसलिए हमको आपको सबको इसमें सहयोग देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि समय का भी हम सबको ख्याल रखना होगा जी जी ऋतुराज जी। जी जी इसलिए मेरा जी जी आपसे आखिरी सवाल रहेगा यही कि बिहार जी में जी युवा नेता भी इस बार सियासी पिच पे मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर देते नजर आ रहे हैं। चाहे वो सीट पे बैठा कोई व्यक्ति हो या फिर तमाम ऐसे क्षेत्र की अगर हम बात कर ले। आपके हिसाब से क्या लगता है कि मौजूदा सरकार पर कौन ऐसा युवा नेता है जो भारी पड़ने वाला है? क्योंकि आपकी भी युवा में एक खासी पहचान है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका सवाल का जवाब देखिए, मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमें केंद्रित नहीं होना चाहिए। दें। जी। अगर हम सही में बदलाव चाहते हैं तो आप हर सीट पर वहां के कैंडिडेट का मूल्यांकन कीजिए। जरूरी नहीं है कि मैं मान लीजिए कहता हूं किसी एक नेता का नाम लेता हूं, मगर जरूरी नहीं है कि उनके पार्टी में सभी लोग सही हो। आपको बिल्कुल। इसीलिए हर सीट पे बार बार मैं ये कहता हूं, आप हर सीट पे आप अपने अपने क्षेत्र में आप उम्मीदवार को देखिए, पार्टी को या विचारधारा को या व्यक्ति को आप नहीं देखिए। आप देखिए कि ये उम्मीदवार मेरे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र के लिए प्रयासरत है, कार्य करेगा नहीं करेगा, जवाबदेही लेगा नहीं लेगा। इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि चलिए जो ठीक। भी लोग मुझे हाँ। सुन रहे हो वो वोट दे, क्योंकि एक तो देखिए चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए था। अभी जो माहौल है पूरा, ये बहुत ही बिल्कुल। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, ये एक दबाव में ही इलेक्शन हो रहा है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसे हमें मानना पड़ेगा। तो इसीलिए वोट का बहिष्कार भी नहीं करें। देखिए, बहुत लोग यहाँ आज जाके नोटा को आप वोट दे देते हैं। मैं नोटा का पक्षधर नहीं हूँ। नोटा का पक्षधर तब मैं होता, ये भी है क्योंकि छोटा सा मैं बात थोड़ी सी बात में जी समय जी आपका लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नोटा नोटा जो हमारे देश में जिस प्रारूप में है वो किसी काम का नहीं है। नोटा यूरोपियन कंट्रीज में, स्वीडन में आया था कि अगर 50% नोटा पोल हो जाता है तो वहां पे रीपोल होता है और उन सारे कैंडिडेट को चेंज करना पड़ता है पार्टीज को। इसका अर्थ, नोटा का अर्थ क्या है कि हमें कोई कैंडिडेट नहीं पसंद है। यहाँ क्या है, नोटा का आप वोट दे दीजिए, मगर यहाँ 50% भी नोटा आ जाएगा तो री इलेक्शन नहीं होगा, कैंडिडेट चेंज नहीं होगा। इसलिए कैंडिडेट देखकर आप वोट कीजिए, नोटा को भी मत वोट कीजिए। नोटा अगर सही प्रारूप में होता तो जम के नोटा दीजिए, अगर पसंद नहीं है तो। इसीलिए जो आपको लगे कैंडिडेट सही है, पार्टी व्यक्ति से ऊपर उठकर, जात से जमात से ऊपर उठकर आप कैंडिडेट को सेलेक्ट कीजिए और उसको वोट कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ ऋतुराज जी आपको। और यही धन्यवाद उम्मीद है कि धन्यवाद। आपके तमाम मुद्दे तमाम युवाओं से लेकर हर एक व्यक्ति को कहीं न कहीं अपनाएगी। और इसी के साथ आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया इस पूरे लाइव सेशन का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया पीयूष जी। तो देखना दिलचस्प रहेगा दर्शकों, दोस्तों, मैं कहूंगा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किसका करने वाली है राज तिलक। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे धमाकेदार और सबसे विश्वसनीय कवरेज चुनाव एक्सप्रेस कह लीजिए, यह हमारा एक और कार्यक्रम जन की बात। अपना प्यार बनाते रहिए। हमारे फेसबुक पेज को आज ही फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल है बिहारी करेजा के नाम से, वहां भी आपको तमाम ऐसे सामाजिक से लेकर राजनीतिक हर मुद्दे पर बेजोड़ और बेतोड़ हर स्टोरी देखने को मिलेगा। तो आज ही जाइए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आप सबका इतने बड़े संख्या में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बिहारी करेजा।